हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश एकेडमी एनकेआर चैनल पे। एक बार फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे, ये दूसरा नहीं तीसरा लेक्चर है। पिछले वीडियो में बात कर लिए थे कि हेनरी के नियम, लास्ट जो हमारा टॉपिक था हेनरी के नियम क्या थे उदाहरण सहित उसे बताना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म से। तो हमारा क्वेश्चन है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें हम जो आंसर देंगे उत्तर करके लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है क्या होता है। तो ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसकी प्रकृति पर नहीं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, उसकी प्रकृति पे नहीं, क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? मैं यहाँ पे लाल पेन का उपयोग ज्यादा करूंगा। तो वाष्प दाब पहला है एग्जाम्पल। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। चौथा हो जाएगा प्रासरण दाब। ये 4 एग्जाम्पल है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म के 4 एग्जाम्पल है। मैंने परिभाषा भी लिख दिया। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब इसके उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में पहला प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि इस तरह से है। मैं लिख देता हूं। देखिए, प्रश्न इस तरह से है कि पूछा जा रहा है आपका परासरण एवं प्रासरण दाब किसे कहते हैं? एवं प्रासरण
सरण दाब किसे कहते हैं? इस तरह से। तो सबसे पहले इसके प्रासरण को समझेंगे, तभी आप प्रासरण दाब समझ पाइएगा। प्रासरण इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो इंग्लिश की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो इंग्लिश की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, उत्तर लिखेंगे, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। फिर भी बता देता हूँ, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रासरण, इसके परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा। जब विलायक, याद रखना विलायक, प्रासरण में विलायक का बहुत रोल होता है। जब विलायक कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक, जब विलायक कम सांद्रता वाले, जब विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से, विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, जाते हैं तो उसे परासरण कहा जाता है। परासरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। मतलब एक तरह का डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे कि आपका एक बीकर इस तरह से है, ये एक तरह का आपका सिस्टम दिया हुआ है, और बीच में जो लगे होते हैं यहाँ पे एसपीएम झिल्ली लगी होती है, जिसे अर्धपारगमय झिल्ली भी बोला जाता है। कौन सी झिल्ली बोला जाता है? अर्धपारगमय झिल्ली भी बोला जाता है। शॉर्ट में इसे एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएम, ठीक है ना जी, इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी तरह से, अर्धपारगमय झिल्ली। अब इस अर्धपारगमय झिल्ली में होता है सिर्फ विलायक के कण ही बाहर जाते हैं, विलयन के कण नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक विलयन ले रखा है आपका, इधर जो है कम सांद्रता है, इधर क्या है? कम सांद्रता है, और इधर जो है आपका अधिक सांद्रता है। अधिक सांद्रता, इधर आपका अधिक सांद्रता है, इधर कम सांद्रता। क्यों? क्योंकि मान लिए यहाँ शुद्ध विलायक जल है, शुद्ध जल, क्या है? शुद्ध जल, जिसे विलायक बोल रहे हैं हम लोग, और किसी विलयन है ही नहीं इसमें, इसलिए विलयन भी बोल देंगे, क्योंकि अकेले एक चीज से बना हुआ है ना। इधर आपका जो है जल के साथ आपका नमक भी मिल रहा है, इसलिए ये अधिक सांद्रता वाला विलयन। अब क्या कहता है? प्रासरण की क्रिया जो होती है, जब विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, इस तरह से आपका विलायक इधर से इधर जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? हमारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना ही
क्या कहलाता है, हमारा प्रासरण कहलाता है। ठीक है ना, इधर से जब उधर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। इसी तरह जो प्रासरण है उसकी परिभाषा को हम लिखते हैं। ये आपको प्रासरण आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो पास में आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है ना जी, तो चलते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, एस्मोटिक प्रेशर, लिख देता हूं इसके परिभाषा को भी। प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया प्रासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। हाँ, तो प्रासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। मतलब प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दाब लगाना पड़ेगा, और वही दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दाब किधर लगाना चाहिए आप लोगों को, इस फिगर में आपको अब दाब किधर लगाना चाहिए इस फिगर में आप लोगों को देख के बताना है कि दाब किधर लगाएंगे, और वही दाब हमारा क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा। तो बताइए, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ इधर से इधर जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि ये विलायक प्रवाह प्रासरण की क्रिया जो है रुक जाए, प्रासरण मतलब इधर से जो इधर जा रहा है वो क्रिया रुक जाए, तो उसके लिए हम एक दाब लगाएंगे। तो बताइए किधर लगाएंगे। अगर मैं, ये विलियन बोल सकते हो, इधर विलियन है, ये विलियन है, ठीक है ना जी, विलियन की तरफ ज्यादा दाब लगाएंगे कि विलायक की तरफ जो शुद्ध जल है उधर दाब लगाएंगे। अगर आपने इधर दाब लगाया तो और तेजी से ये प्रवाह होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, प्रासरण की क्रिया को रोकना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाब इधर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दाब इधर लगाना पड़ेगा। हमारा जो दाब होगा, एक्स्ट्रा दाब क्या करना पड़ेगा, हमें इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना जी, ये दाब किधर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दाब इस साइड। अब एक्स्ट्रा दाब इधर लगाएंगे तो ये प्रासरण की क्रिया रुक जाएंगी, उतना दाब लगाना है जितना कि ये प्रासरण की क्रिया रुक जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रासरण और प्रासरण दाब समझ में आ गया है।
तो बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले कुछ समीकरण भी दिए जाता है, इसे जो है ना पाई से सूचित करते हैं, इसे पाई से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पाई समानुपाती होता है सी के। सी मतलब कंसंट्रेट, मतलब सांद्रता के, मतलब जितना ज्यादा सांद्रता होगा प्रासरण दाब, प्रासरण की क्रिया उतनी ही अधिक होगी, और जितनी ही प्रासरण की क्रिया अधिक होगी हमें दाब भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण लिखते हैं कि तापमान, पाई समानुपाती होता है तापमान के। अब ये तापमान किधर, अगर इधर तापमान ज्यादा देंगे तो प्रासरण की क्रिया और ज्यादा तेज होगी, इसके लिए हमें पाई भी, दाब भी और ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब इधर ताप लगाएंगे, किधर, इधर ताप। तो इन दोनों को अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ले, तो समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड एक जैसा है तो ये हो जाएगा सी टी। तो पाई का निशान जब भी हटेगा तो बराबर आएगा, और यहाँ पे आर कांस्टेंट होगा, क्या होगा, आर कांस्टेंट, सी आर टी। तो इस तरह से ये प्रासरण दाब की एक समीकरण तैयार होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राउल्ट के वाष्प में दाब में अवनमन, राउल्ट राउल्ट के वाष्प दाब में अवनमन राउल्ट के वाष्प दाब में अवनमन के नियम को लिखें, के नियम के नियम को लिखें। राउल्ट के वाष्प दाब में अवनमन को लिखें, ये प्रश्न है आपका। आपको जो एग्जाम में ये इस वीडियो में जो प्रश्न दिया जा रहा है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस बार बिहार बोर्ड में आप लोग एग्जाम में तोड़ दीजिएगा, मरोड़ दीजिएगा, एकदम सब चीज कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। तो चलिए अगला, यहाँ से अगला बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। कह रहा जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, किसी भी विलायक के अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, मतलब पी नॉट माइनस पी एस, ये दो तरह के विलयन है और उसका जो आपेक्षिक अवनमन है पी नॉट, वो आपके मोल अंश n प्लस n के बराबर होगा। यहाँ है पी नॉट जो है वो है विलायक का वाष्प दाब और पी एस जो है वो है विलयन का वाष्प दाब। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब उसमें क्या हो जाता है, आपेक्षिक अवनमन। तो ये आपका हो गया राउल्ट के नियम से अवनमन। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है आपको विलयता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को वापस देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप उतार लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको एग्जाम में इतना लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसे लिखना है आपको। अब किसकी विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता या द्रव की द्रव में विलेयता, चाहे किसी की विलेयता हो, मैं लिख देता हूं, आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। पहला नंबर हो जाएगा विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय विलायक की प्रकृति मतलब विलय कैसा होना चाहिए, विलायक कैसा होना चाहिए, अर्थात विलय विलायक घुल जाना चाहिए, अर्थात ध्रुवीय होना चाहिए या अध्रुवीय होना चाहिए, ऐसी प्रकृति, ठीक है ना। दूसरा है ताप का प्रभाव। और तीसरा है दाब का प्रभाव। और चौथा है गैस की प्रकृति, मतलब गैस की अगर विलेयता हो तो गैस की प्रकृति का होना बहुत ही जरूरी है। गैस की प्रकृति मतलब गैस कैसा होना चाहिए। ये 4 कारक है, आपको एग्जाम में लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताएं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में क्या बताना आप लोगों को, अंतर बताना है। तो उत्तर, अंतर जब भी लिखना है तो 2 भागों में बांट दें और एक तरफ लिख दीजिए आदर्श विलयन
आदर्श विलयन, और एक तरफ लिख दीजिए अनादर्श विलयन। चलिए इसके पहले अंतर की तरफ चलते हैं। वे विलयन जो सभी ताप पर, वे विलयन जो सभी ताप पर सभी ताप पर, सभी ताप व दाब पर, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर, सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करता हो, आदर्श विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं। अर्थात जो राउल्ट के नियम की पालना करेगा उसी को क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। अर्थात जो ये होगा P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2, इसको जो करेंगे P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, ये होगा। अगर P टोटल इसका निकाला जाए तो P टोटल हो जाएगा, P टोटल बराबर होगा आपका P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, इस तरह से। अब इसका क्या लिखना है, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता हो, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता हो, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, P1 समानुपाती P1 बराबर नहीं होगा P1 नॉट x1 के, P2 भी बराबर नहीं होगा P2 नॉट x2 के, इस तरह से। या P टोटल भी तब बराबर नहीं होगा P1 नॉट x1 के प्लस P2 नॉट x2 के, ये आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इन विलयनों में दूसरा, इन विलयनों में एंथैल्पी, इन विलयनों में एंथैल्पी अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात नहीं होता है, परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात आप लिख सकते हैं परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा H मिश्रण वो क्या होगा, जीरो, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो। तो इसमें क्या लिखेंगे, परिवर्तन होता है मतलब शून्य नहीं होता। इसमें ऊर्जा, इसमें ऊर्जा परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा H मिश्रण जो है ये बराबर नहीं होगा जीरो, मतलब शून्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है जीरो से, मतलब परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि वो जीरो है। परिवर्तन अगर शून्य नहीं है तो मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। तीसरा है, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V
बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब 0 परिवर्तन। ठीक है ना जी। तीसरा, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन, आयतन, इसमें आयतन में परिवर्तन, इसके आयतन परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा वी जो होगा वो 0। चौथा, विलय 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 विलायक का आकर्षण, विलय विलायक का आकर्षण आकर्षण बल व विलय विलय एवं विलायक 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 के आकर्षण बल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मान लिए कि ए हमारा विलय है और बी हमारा विलायक, ठीक है ना जी। तो ए बी का आकर्षण बराबर होगा विलय, अर्थात ए के अंदर ए ही जो होगा उसका आकर्षण बल, और बी के अंदर जो उसका होगा उसका आकर्षण बल, ठीक है ना। ये दोनों अपने आकर्षण बल के बराबर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चौथा, मतलब पूरा लिख दूं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी का आकर्षण बल बराबर नहीं होता है ए के आकर्षण बल से और बी के आकर्षण बल। ठीक है, ए के आकर्षण बल से और बी का, यही चीज उतार देना, बस वहां पे क्या लिखना, बराबर नहीं होता है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आप लोगों को अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कॉपी पे उतार लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। फिर से हम 5 प्रश्न आपको लेके आएंगे, ये 5 प्रश्न हर रोज दिया जा रहा है आप लोगों को। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।